प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा, राजस्थान। मानव भूगोल द्वितीय वर्ष कला के अध्ययन में आज का मेरा विषय है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या होता है? हम सिद्धांत किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर किसी कथन को हम सिद्धांत नहीं कह सकते, या किसी व्यक्ति के विचारों को हम सिद्धांत नहीं कह सकते। वो उसकी व्यक्तिगत विचार होते हैं, चाहे वो भौगोलिक घटनाओं को लेकर हों, चाहे वो वर्तमान किसी परिस्थिति के बारे में बात करते हों। सिद्धांत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पृष्ठभूमि में सिद्ध किए हुए कार्य को ही हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत की बेसिक जो परिभाषा है वो निम्न प्रकार से है। सिद्धांत सिद्धि का अंत है। यह वह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वो कर चुके हैं। अब स्थिर मत अपनाने का वक्त आ गया है, यानी हमारे कथन को वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित सिद्ध करना ही एक सिद्धांत का मूलभूत आधार है। अब हम अपनी बात को वैज्ञानिक तौर पर कैसे प्रमाणित करें? वैज्ञानिक तौर पर अगर आप कोई कथन कहते हैं, उस कथन का जो आंसर है, जो जवाब है, यदि वो क्या, क्यों और कैसे का जवाब देता है, यानी आपने कोई कथन कहा और वो क्या, क्यों, कैसे, अगर 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 स्टूडेंट बैठे हैं, अगर वो आपसे पूछते हैं आपने जो बात कही है उसके 3 अगर जवाब उनको मिल जाते हैं, क्या, क्यों और कैसे, और वो संतुष्टि प्रदान करता है, तो वह बात वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है। जैसे किसी विद्यार्थी ने कहा, चूंकि अभी 1-2 दिन पूर्व ही एक शौर्य घटना भारत के लिए हुई थी, जिसे हम 21 जून के रूप में जानते हैं। चूंकि 21 जून भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। अगर इस छोटे से सवाल के लिए अगर एक विद्यार्थी ने ये कहा कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और अन्य विद्यार्थी ये पूछते हैं 21 जून को क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, अगर वह उन तीनों आंसर का यानी जवाब देता है उसके प्रश्नों का, तो वह एक वैज्ञानिक प्रमाण होगा, वह उसकी कही हुई कथन का प्रूव होगा। इसी दौरान एक स्टूडेंट ने कहा कि आज अत्यधिक गर्मी है, लेकिन अगले दिन उससे भी ज्यादा तापमान हो जाता है, तो वो उसका एक सामान्य सा कथन होगा कि आज कल से ज्यादा गर्मी है। अगर तापमान और बढ़ जाता है तो हमारे पास इससे आगे जवाब नहीं होता है कि हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करें। लेकिन अगर इस कथन को इस रूप में कहा जाए
कि आज गर्मी का कारण ये था कि आज का जो तापमान था वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड या आज का 44 डिग्री सेंटीग्रेड या आज का 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उस कथन को एक प्रामाणिक रूप मिलता है क्योंकि हमने वैज्ञानिक या इंस्ट्रूमेंट के आधार पे तापमान को माप करके अपने कथन की पुष्टि की है। इसे वैज्ञानिक प्रमाण कहते हैं। कोई भी विषय विज्ञान का रूप तब तक नहीं ले सकता जब तक कि वह क्या, क्यों और कैसे जैसे जवाबों की संतुष्टि नहीं प्रदान करता है। इसलिए सिद्धांत भी एक वैज्ञानिक पुष्टि है। जब तक वह कसौटी पर सत्य साबित नहीं होता है वह सिद्धांत नहीं बनता है। अब हम वापस अपने मूल विषय पे आते हैं कि मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं। यह विषय काफी लंबा भी है, लेकिन यहां मैं आपसे एक चीज, एक कथन या मेरा एक पर्सनल व्यू शेयर करना चाहता हूं कि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाना व डायरेक्ट क्लास या ब्लैक बोर्ड टीचिंग में बहुत सारा अंतर है। क्लासरूम टीचिंग में स्टूडेंट की जिज्ञासा को भी शांत करना पड़ता है और रिएक्शन के भी जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन मोबाइल या कोई इंटरनेट के माध्यम से जब हम किसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग करते हैं तब वो तारतम्य जो फेस रिएक्शन क्लासरूम में होता है वो नहीं हो पाता है। इसलिए ये जो आज का जो टॉपिक है, हमारा आज का जो विषय है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो एक विस्तृत विषय है जिसको समझाने में अगर ज्यादा वक्त लगता है तो हो सकता है कि हम इसको 2 या 3 भागों में इस लेक्चर को या इस विषय को पूरा करेंगे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, वो 3 बेसिक प्रिंसिपल जो हमारे सामने आते हैं अब तक, उनमें प्रथम है विकास और क्रियाशीलता का सिद्धांत। नंबर 2 सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत और नंबर 3 वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इन तीनों शब्दों में या तीनों जो सिद्धांत हैं, इसमें पृथ्वी पर निवास करने वाले एक बैक्टीरिया से लेकर के एक विशालकाय डायनासोर और व्हेल मछली या ब्लू व्हेल जो विशालकाय समुद्री जीव है, या हम ये कहें कि विशाल से विशाल पर्वत श्रृंखला है, या एक छोटे से छोटा कण है जिसे हम चट्टान कहते हैं, ये समस्त उस श्रेणी में आ जाते हैं। चाहे वो मानव का जीवन काल हो, चाहे वो जीवन चक्र हो, चाहे वो चट्टानों का जीवन चक्र हो, चाहे वो वनस्पति हो, सभी चीजें इन तीनों सिद्धांतों में के अंतर्गत ही अपना क्रियाक्रम जीवन यापन करती हैं। जिस प्रकार मानव जन्म लेकर प्रौढ़ावस्था, युवा से बाल्य से युवा और युवा से प्रौढ़ावस्था लेकर के अपने जीवन को समाप्त करता है, ये उसकी अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार चाहे वो भौतिकी हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी हो, भूगर्भ विज्ञान हो, सभी विषय और सभी पृथ्वी पर जीवित अजीवित श्रेणी में आने वाले तत्व इन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अब हम पहले प्रिंसिपल और सिद्धांत जो कि विकास या क्रियाशीलता का सिद्धांत है के बारे में बात करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि अक्सर हमने हर किसी को कहते हुए भी सुना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी वस्तु अपने
मूल आकार में सदा के लिए नहीं रहती है। उसमें परिवर्तन आता है, उसमें विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है और उसके बाद में वो प्रौढ़ावस्था और उसका अंत होता है। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस नियम के अनुसार विश्व में कोई भी पदार्थ, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, भौतिक हो या सांस्कृतिक हो, उन सभी में परिवर्तन होते रहते हैं या उनका रूप परिवर्तित होता रहता है। उनके रूप, अवस्था, कार्यकलाप करने की क्षमता बदलती रहती है। तो उनके क्रियाकलाप हैं वो वृद्धि और निम्न यानी बढ़त और घटत दोनों रूपों में देखे जाते हैं। अभी हमने जब सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये जाना कि एक सौर दिवस 21 जून को उत्तर भारत में या भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। चूंकि ये सूर्य की स्थिति सबसे बड़ा दिवस इसलिए चूंकि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण उत्तरी भारत का एरिया सूर्य के सामने आ जाता है, जिसे हम ये अक्सर कहते हैं कि सूर्य अभी उत्तरायण स्थिति में है, जबकि सूर्य एक स्थान पर होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकाव के कारण 6 महीने के मध्यकाल में सूर्य के सम्मुख होती है। लेकिन साधारण शब्दों में यह कहा जाता है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस कारण से अत्यधिक गर्मी महसूस होती है। वही 22 दिसंबर की स्थिति जो 6 महीने बाद आती है वो विपरीत होती है। ये परिवर्तन का नियम है। हम यहाँ ये भी जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व भी एक अलका पिंड भी पृथ्वी के समीप से गुजरा था। ब्रह्मांड में कोई भी तारा समूह सभी गतिमान हैं, क्रियाशील हैं। कोई भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। सब अपने अक्ष या अपने मुख्य तारे के चारों ओर या अपने सौर मंडल में भ्रमण करते हैं। अगर इस भ्रमण की स्थिति में किसी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है और वो पथ भ्रमित हो जाता है तो उसे हम टूटे हुए तारे या पुच्छल तारे के रूप में, जो कि अपने स्थान से विचलित हो जाता है, वह दूसरे के आकर्षण क्षेत्र में पहुंचता है और वो वायुमंडल की गैसों के घर्षण से, तेज गति से चलने से वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाता है और कई बार कुछ बचे हुए शेष अवशेष पृथ्वी पर भी आ गिरते हैं। यानी कोई भी चीज स्थिर नहीं है। इसे हम कहते हैं विकास या क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रोफेसर ब्रून्स के शब्द यहाँ पर मैं आपको बताना उचित समझता हूँ। उनके अनुसार हमारे चारों तरफ जितनी वस्तुएं हैं वो सब परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या उसका विनाश हो रहा है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है, चूंकि भूगोल में भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील हैं। अब इन परिवर्तन के पीछे कुछ बेसिक कारण हैं, कुछ ताकतें हैं, कुछ शक्तियां हैं जिनका अध्ययन आवश्यक है। इन शक्तियों को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रथम है भौतिक शक्तियां, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की बाह्य व आंतरिक शक्तियां, सौर शक्ति, पृथ्वी की गतियां, गुरुत्वाकर्षण शक्ति,
तथा जैविक शक्तियां शामिल हैं। दूसरी सांस्कृतिक शक्तियां होता है जिनके कारण सामाजिक परिवर्तन या मानव के रहन सहन या मानव के रंग रूप या मानव के शारीरिक गठन के अंदर परिवर्तन आता है। लेकिन मूल रूप से भौतिक शक्तियां ही सांस्कृतिक शक्तियों को सीमित करती हैं और परिवर्तित करती हैं। भौतिक शक्तियां पृथ्वी के रूप, आकार और भूपटल को परिवर्तित करती हैं। आंतरिक शक्तियां पर्वत निर्माण के कार्य, भूकंप, प्लेट विवर्तन की इत्यादि कार्यों में या ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि कार्यों में के रूप में हम उनको देख सकते हैं। सौर शक्ति मानव जीवन, वनस्पति इत्यादि के लिए अति आवश्यक है। सौर शक्ति के कारण ही तापमान में परिवर्तन आता है और इसी तापमान में परिवर्तन के कारण वायु दाब में परिवर्तन आता है, जिसके कारण वाष्पीकरण या हवा पवन का रूप लेती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है। यही उच्च और निम्न दाब कई बार, जैसा कि हमने अब कुछ दिन पहले ही बंगाल की खाड़ी में आए तूफान के बारे में सुना था, वो सब वायु दाब के उच्च और निम्न दाब क्षेत्रों के कारण होता है, जिसके कारण उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में काफी विनाश भी हुआ था। और उसके अभी कुछ दिन पूर्व ही अरब सागर के तूफान के कारण भी उत्तरी भारत में जो निम्न दाब और उच्च दाब में जो परिवर्तन का कारण उत्तरी भारत के कुछ एरिया में वर्षा और अन्य मौसमी परिवर्तन भी हमें देखने को मिले थे। ये सब सौर शक्ति के कारण उत्पन्न होने की स्थिति है। यानी तापमान का परिवर्तन किस प्रकार से वायुमंडल में या वातावरण में परिवर्तन लाता है, ये हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार पृथ्वी की ताकतों में ही अपरदन चक्र, इरोजन, सौर शक्ति के कारण ही दूसरे बहुत सारे परिवर्तन भूपटल पर पैदा होते हैं। सौर शक्ति के कारण ही तापमान के कारण वर्षा निर्भर है, कौन सा क्षेत्र किस स्थान पर निहित है, वनस्पति का बढ़ना वर्षा एवं तापमान दोनों पर निर्भर करता है। इसके पश्चात पृथ्वी की गतियां। मौसम का परिवर्तन पृथ्वी की गतियों के कारण आता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती, जैसे कि चंद्रमा अपने अक्ष पर नहीं घूमता है, तो वहां पर हमेशा जिस भाग में दिन होता है वहां दिन रहता है और जिस भाग में रात होती है वहां हमेशा रात रहती है। लेकिन यही स्थिति अगर पृथ्वी पर होती तो मानव जीवन के लिए कितना दुखद होता कि 12 घंटे का दिन व 12 घंटे का रात ये सिर्फ पृथ्वी पर है। बहुत सारे जो दूसरे क्षेत्र हैं, ग्रह हैं, उन पर ऐसा संभव नहीं है। तो अपने अक्ष पर घूमने के अलग परिणाम हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमने के अलग परिणाम हैं, और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण जो ऋतु परिवर्तन जो पृथ्वी पर देखने को मिलता है वो अक्ष पर झुके होने के कारण है। तो इन सभी स्थितियों का योग मानव के रहने के लिए पृथ्वी को एक सबसे उत्तम ग्रह बनाने का कार्य करता है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण शक्तियां। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह, सभी उपग्रह एक दूसरे और संतुलन की दशा में स्थिर रहते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और नंबर 4 है जैविक शक्तियां। जैविक शक्तियां
जिसमें मानव का जीवन चक्र, फसलों का जीवन चक्र, ये सभी जैविक चक्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। विकास चक्र भी जैविक चक्र का एक हिस्सा है। डियर स्टूडेंट, शेष दो सिद्धांत, जिनमें पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जो ये दोनों सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।